3 दशक से अधिक समय से भाजपा के कब्जे में रही पटना की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया है। मैं मीडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बिहार इस हफ्ते में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको तफसील से बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने कैसे भाजपा का अभेद्य किला माने जा रहे बांकीपुर में भाजपा को पटकनी दे दी और प्रशांत किशोर के इस जीत के राजनीतिक मायने क्या है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि चुनावी हार के बाद राजद ने क्या बड़ा फैसला लिया और साथ ही यह भी कि कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या को लेकर क्यों सम्राट सरकार बैकफुट पर है। तो सबसे पहले बांकीपुर उपचुनाव पर बात करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई इस सीट पर भाजपा ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता नीरज कुमार को टिकट दिया था। राजद ने रेखा गुप्ता को उतारा था और जनसुराज पार्टी की तरफ से खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में थे। विगत 30 जुलाई को इस सीट पर वोटिंग हुई थी। 3 अगस्त की सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई तो पहले राउंड से ही प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाना शुरू कर दी थी, जो अंत तक जारी रही। कुल 32 राउंड की काउंटिंग के बाद परिणाम की घोषणा हुई। प्रशांत किशोर ने 64,117 वोट लाकर भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता को महज 14,273 वोट मिले और वह तीसरे नंबर पर चली गई। जीत का अंतर हालांकि बड़ा नहीं है, लेकिन यह चुनाव परिणाम इस मायने में खास है कि पिछले साल ही हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को महज 7,717 वोट मिले थे, जो कुल वोट का महज 5% था। वोटिंग पैटर्न से पता चलता है कि प्रशांत किशोर ने भाजपा को कोर वोट बैंक में तो सेंधमारी की ही, राजद के मुस्लिम यादव वोट बैंक, खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को भी अपने पक्ष में किया। लेकिन सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे। दरअसल प्रशांत किशोर ने कई मोर्चों पर एक साथ काम किया। सबसे पहला तो ये कि उनकी पार्टी ने कुछ जमीनी वर्करों को लेकर जनसुराज संघर्ष वाहिनी का गठन किया, जिसमें 200 लोग शामिल थे। इस वाहिनी का काम बांकीपुर के हर गली मोहल्ले में जाकर जल जमाव, खराब सड़क, पेयजल जैसे मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाना था। वहीं भाजपा की शुरुआत ही कमज़ोर हुई। पार्टी ने पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन बाद में भाजपा ने उनसे टिकट ले लिया और नीरज को उम्मीदवार बनाया। बताया जाता है कि अभिषेक के पिता और मां के नाम बहुचर्चित चारा घोटाले में थे, इसीलिए भाजपा ने उनसे टिकट ले लिया था। इस घटना ने भाजपा को बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि पार्टी के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वहीं प्रशांत किशोर ने अपने लगभग सभी चुनावी भाषणों में सम्राट चौधरी पर जमकर हमला किया। उन्होंने बार बार ये कहा कि अगर बांकीपुर चुनाव में भाजपा हार जाती है तो यह एक तरह से सम्राट चौधरी के खिलाफ जनमत होगा और भाजपा मुख्यमंत्री बदल देगी। प्रशांत किशोर की रणनीति भरत तिवारी एनकाउंटर के चलते भाजपा से नाराज ऊंची जातियों को अपने पाले में करना था और ऐसा लगता है कि इस रणनीति ने जमीन पर काम किया है। इसके अलावा वोटरों का भावनात्मक दोहन करने के लिए प्रशांत किशोर अपने चुनावी भाषणों में यह भी कहते नजर आए कि भाजपा नेताओं का कहना है कि बांकीपुर में भाजपा इतनी मजबूत है कि वे कुत्ते बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो जनता उन्हीं को वोट देगी। ये भाजपा का अहंकार है जिसे तोड़ा जाना चाहिए। हालांकि बाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई बयान भाजपा के किसी नेता ने नहीं दिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ मुस्लिमों में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी है और इस वजह से वे राजद से इतर राजनीतिक विकल्प टटोल रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी ने इस विकल्प का काम किया जो भाजपा को हरा सकती थी। वहीं एनकाउंटर में यादवों की हत्याएं व हरा गमछा पर तंज कसने के चलते यादवों में भी सम्राट चौधरी को लेकर नाराजगी थी। माना जा रहा है कि इन वजहों से यादव और मुस्लिमों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया। इन सब के अलावा प्रशांत किशोर के खुद चुनावी मैदान में उतरने से भी पार्टी को फायदा मिला। ये तो चुनाव परिणाम की बात हुई। इस परिणाम का सियासी संदेश क्या है और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल बिहार के सियासी इतिहास में इस तरह का अचंभित करने वाला चुनाव परिणाम पहले भी आ चुका है। साल 1967 में पटना पश्चिम विधानसभा सीट, जो अब बांकीपुर के नाम से जानी जाती है, इस पर मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय को एक गुमनाम पार्टी जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा ने हरा दिया था। इसी तरह 1985 और फिर 1990 के चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार रामानंद यादव
यादव ने यहां से परंपरागत पार्टियों को धूल चटाकर जीत दर्ज की थी। इसलिए प्रशांत किशोर की जीत को बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प का आगाज मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हमें देखना होगा कि अगले 4 साल में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को राज्य भर में मजबूत करने के लिए क्या करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस जीत से प्रशांत किशोर को अगले चुनाव तक बिहार में बने रहने के लिए वांछित इम्यूनिटी मिल गई है। भाजपा और राजद की बात करें तो उनके लिए ये परिणाम एक सबक है, और अगर विकल्प मिलता है तो दोनों पार्टियों के कोर वोटर उनसे मुंह मोड़ सकते हैं। इस परिणाम ने दोनों पार्टियों को आत्ममंथन का मौका दिया है ताकि आने वाले चुनाव तक वे अपनी गलतियों को सुधार सके। चुनाव परिणाम आने के 3 दिन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के पुनर्गठन का फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य, जिला, प्रखंड और पंचायत सभी स्तर की सांगठनिक इकाइयों, सभी प्रकोष्ठ और समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। उधर रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या ने बिहार सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। राज्य भर के कार्यपालक पदाधिकारी इस घटना से आक्रोशित हैं। वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते की शनिवार को विमल कुमार डेहरी से पटना जा रहे थे। इसी वक्त एक सुनसान जगह पर अपराधियों ने रॉड और अन्य हथियारों से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद जब शव दानापुर स्थित उनके आवास पर पहुंचा तो 100 से अधिक कार्यपालक पदाधिकारी शव वाहन के साथ मुख्यमंत्री आवास जाने लगे। मौके की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया तो कार्यपालक पदाधिकारी सड़क पर ही बैठ गए। उनका कहना था कि वे सरकार तक अपनी चिंताएं पहुंचाने आए हैं। उन्होंने अधिकारियों की सुरक्षा की ठोस व्यवस्था और विमल कुमार के हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इस केस में डेहरी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह का नाम सामने आया है। मृत विमल कुमार की पत्नी बबीता विमल का कहना है कि डेहरी विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह उनके पति पर 50 लाख रुपए देने का दबाव बना रहे थे और कई बार फोन कर अपने आवास पर बुलाए थे। बबीता विमल के मुताबिक 29 जुलाई को भी विधायक ने उन्हें अपने घर पर बुलाया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक अलग ही खुलासा किया है। मामले की छानबीन के लिए गठित एसआईटी के अनुसार ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने ही विमल कुमार पर हमला किया था। पुलिस के मुताबिक मिथिलेश कुमार ने बताया कि वह लंबे समय से लगातार ड्यूटी करने के कारण मानसिक तनाव में था। इस वजह से विमल कुमार के साथ उनका अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस के अनुसार इसकी पुष्टि नगर परिषद के कई कर्मचारियों ने भी की है। घटना से एक दिन पहले भी दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी। डेहरी से पटना लौटने के दौरान रास्ते में फिर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इससे गुस्से में आकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। फिर उसने डिक्की से टायर खोलने वाला लोहे का रॉड निकाला और विमल कुमार पर हमला कर दिया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पूरा सरकारी व पुलिस तंत्र का इस्तेमाल विधायक को बचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना एफएसएल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आईजी ने चालक को ही हत्यारा कैसे घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने विधायक सोनू सिंह समेत अन्य लोगों की भूमिका और रंगदारी मांगने के आरोप लगाए हैं, मगर पुलिस उस दिशा में जांच नहीं कर रही है। इधर इस हमले के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में व्याप्त भय को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारियों से कहा है कि अगर सुरक्षा के लिए नगर आयुक्त और नगर कार्यपालक पदाधिकारी हथियार रखना चाहते हैं तो उन्हें आर्म्स लाइसेंस दिया जाए। आर्म्स लाइसेंस देने के साथ ही आवश्यकता अनुसार सशस्त्र गृह रक्षकों की तैनात करने का भी निर्देश जारी किया है।